साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर विचार करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स बी में लगाया है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। कविता में सबसे पहले शब्दों के अर्थ, उसके बाद हिंदी सरलार्थ और उसके बाद इसी कविता के आधार पर कवि पंत जी की भाषा शैली पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस वर्षा, पर्वत पहाड़, प्रदेश स्थान, पल पल प्रत्येक पल परिवर्तित बदल रही है प्रकृति वेश वेशभूषा। कवि पंत जी कहते हैं कि पर्वतीय स्थान था और वर्षा ऋतु थी। प्रकृति अपने रूप को, अपने आकार को पल पल बदल रही थी। जैसे वर्षा समाप्त हुई तो इंद्रधनुष निकल आया, या फिर ठंडी हवा चली, ठंडी ठंडी बौछारें आ रही हैं, या फिर धुआंधार बारिश हो रही है। तो मौसम हर पल बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर पर्वत की विशालता और उसके फैलाव को बताने के लिए कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। मेखलाकार था करघनी, जो एक गोल आकार की, जैसे हम जब बच्चे होते थे तो एक काला डोरा बांधते थे, वो मेखला कहा गया, उसको करघनी कहा गया है। या फिर जैसे हमारी माताएं बहनें साड़ी के ऊपर एक वो जो चांदी का एक वो बांध लेती हैं, वो भी एक प्रकार से करघनी कह सकते हैं आप उसको। तो उसके पर्वत के गोलाकार फैलाव को दिखाने के लिए, उसकी विशालता को दिखाने के लिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। अपार असीमित, उस पर्वत की कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, सहस्र हजारों, दीर्घ आंख, सुमन फूल, फाड़ आंखों को मोटी मोटी करके देखना, फाड़ कर देखना, एकटक देखना। कवि पंत जी यहाँ कल्पना करते हैं कि जो पर्वत के ऊपर वर्षा ऋतु में अनेक रंग बिरंगे फूल उग आए हैं, वो फूल नहीं है, वो उसकी आंखें हैं। और उन हजारों पुष्प रूपी आंखों से नीचे वर्षा के जल में वह पहाड़ अपने बहुत बड़े शरीर को उसमें बार बार देख रहा है। अब देखने का काम ऐसे तो मनुष्य का काम होता है, इसलिए पर्वत का यहाँ पर क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। जब जड़ पदार्थों को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि जो पर्वत है वो बड़ा विशाल है, उसका फैलाव दूर तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस पर्वत पर जो रंग बिरंगे फूल उगे हैं, कवि ने उनको फूलों को आंखें मान लिया है। तो वो है पर्वत हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने बहुत बड़े शरीर को वर्षा के इकट्ठे हुए जल में बार बार देख रहा है। यहाँ पर एक बार भाषा देख लेते हैं। देखिए इसमें तीनों लाइनों में, यहाँ पर शीर्षक में भी और ये दोनों लाइनों में पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा प्रयोग किया गया है। बोलचाल के शब्द बहुत कम है। यहाँ पर दीर्घ सुमन में रूपक अलंकार है, क्योंकि फूल आंखों के समान नहीं है, बल्कि फूलों को ही आंखें मान लिया गया है। निज महाकारी सारे संस्कृत के शब्द हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शब्द चयन बिल्कुल विषय के अनुकूल है। कवि जैसी बात कहना चाहता है वैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी से भाषा प्रभावशाली बन गई है और इसमें अलंकारों का और मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया गया है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, उस पहाड़ के चरणों में अर्थात उसकी तलहटी में वर्षा का पानी इकट्ठा होने से एक तालाब बन गया है और उसका पानी इतना स्वच्छ और निर्मल है कि उसको तालाब मान लिया। कवि ने उसको तालाब के समान बता दिया। दर्पण सा फैला विशाल में यहाँ उपमा अलंकार है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली तो है ही इसमें। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर झरने। जब गिरी का पहले अर्थ देख लेते हैं। गिरी पहाड़, गौरव महिमा, झरझर जो झरनों की जो आवाज उसको झरझर के रूप में प्रकट किया है। मद में मस्ती में, नस नस प्रत्येक नस में, उत्तेजित कर रोमांचित करके, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं गिरते हैं झाग भरे। जैसे झरने का पानी नीचे गिरता है, पानी टकराता है नीचे गिरकर, तो वहां पर झाग बन जाते हैं। कवि पंत जी कहते हैं कि पर्वत से गिरते हुए झरने
जो शोर कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो वो पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जैसे कोई गायक या फिर कोई भक्त अपने प्रभु की महिमा गुणगान करता है, तो कवि ने झरनों के शोर को एक गीत की तरह बता दिया कि वो उस गीत में पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जब वो झरने नीचे गिरते हैं तो मस्ती में व्यक्ति, देखने वाले की जो नस है, प्रत्येक नस है, वो उत्तेजित हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति मस्ती में बिल्कुल रोमांचित हो जाता है और ऐसा मन करता है कि जैसे उस झरने में ही वो चला जाए, उसके अंदर चला जाए। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। जब वो झरने नीचे गिरते हैं तो गिरते ही पानी नीचे टकराता है और उसकी बूंदें इधर उधर छिटक जाती हैं। जैसे मोती की लड़ियां गिरती हुई किसी माला से मोती के मन के गिर जाते हैं और वो बिखरते हुए सुंदर लगते हैं, वैसे ही पानी नीचे गिरता है, उसकी बूंदें इधर उधर छिटकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो मोती की लड़ियां ही हो। तो यहाँ पर मोती की लड़ियों से सुंदर में उपमा अलंकार है। गिरी, उत्तेजित, या फिर ये कहें कि निर्झर, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। झरझर में, नस नस में, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संस्कृत और खड़ी बोली का प्रयोग तो है ही। गिरिवर के उसे उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुचिंता पर। कवि ने यहाँ पर वृक्षों का मानवीकरण कर दिया है। गिरिवर पर्वत, उर हृदय, उठ उठ कर यानी कि ऊंचाई की तरफ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से, बड़ी बड़ी इच्छाओं से, तरुवर वृक्ष, झांक रहे नीरव, नीरव होता है शांत, नभ आकाश में, अनिमेष बिना पलक झपकाए एकटक देखना, अटल स्थिर होकर, कुछ चिंता पर कुछ चिंता मग्न। कवि कहता है कि उस पर्वत के हृदय से जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं ऊपर की ओर उठकर आसमान को छू लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है उनकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को प्रेरित किया है कि जब उसकी बड़ी इच्छाएं होती हैं तो उसको एकटक होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य को अपने बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। तो जो ऊंचे वृक्ष हैं ऐसा लगता है वो आसमान को छू लेंगे। झांक रहे नीरव नभ पर, और जैसे वो झांक रहे हो, झांकने का काम मनुष्य का होता है, इसलिए तो यहाँ पर वृक्ष का भी मानवीकरण हुआ है। जैसे वो उचक कर उस शांत आकाश में देख रहे हो। कैसे? अनिमेष, बिना पलक झपकाए। जब कोई व्यक्ति किसी चिंता में होता है, कोई योजना बना रहा होता है, तो बड़ा शांत और एकाग्र होता है, वो स्थिर होता है। तो वो जो आकाश में झांक रहे होते हैं तो बिल्कुल एकटक देख रहे हैं और वो स्थिर हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ चिंता मग्न है, चिंता में डूबे हुए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब अचानक तेज बारिश होने लगती है। जो पहाड़ दिखाई दे रहा था, दिखाई देना बंद हो गया। कवि ने कल्पना की जैसे चमकीले बादलों के, सफेद बादलों के पंख लगाकर वो पहाड़ वहां से उड़ गया हो, लेकिन पहाड़ उड़ नहीं सकता, ये पक्षी का कार्य है। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर भी तो अपार पारद के पर, यानी कि जैसे बड़े बड़े चमकीले पारद, जैसे कोई सफेद पदार्थ के लिए तो पारद, यहाँ बादल ये भी आया है, यहाँ पर इसका अर्थ बादल भी दिया है। तो सफेद बादल के पंख लगाकर वहां से उड़ गया हो। रव शेष रह गई निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। टूट पड़ना मुहावरे का स्टिक प्रयोग है। रव शोर, शेष रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, निर्झर। वहां पर इतनी तेज धुआंधार बारिश है कि झरनों की ध्वनि ही वहां पर शेष रह गई है और पानी इतना बरस रहा है जैसे वो पूरा आसमान ही धरती पर टूट पड़ा हो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये उठ उठ कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नीरनव में अनुप्रास अलंकार है और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है और यहाँ पर मनुष्य को प्रेरित किया गया है। तो बड़ी ही प्रभावशाली भाषा प्रयोग है और शब्द चयन बिल्कुल विषय के अनुकूल है। आगे देखिए, धस गए धरा में सै भय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर कवि ने धुआंधार बारिश का भयंकर चित्रण किया है। धस गए धरा में पृथ्वी में सै भय, भयपूर्वक डर के मारे, शाल के वृक्ष, जलदयान यानी कि जलद बादल यान कोई साधन, यानी कि बादल रूपी यान में विचर विचर घूम घूम कर इंद्र, जो इंद्र जो वर्षा का जो देवता कहा जाता है, इंद्रजाल अपना जादू फैला रहा है। जब तेज बारिश आती है, बिजलियां कड़कती हैं, तो बच्चे भी और बहुत सारे व्यक्ति घर में दुबक कर बैठ जाते हैं डर के मारे। तो कवि ने यहाँ पर वृक्षों को उन मनुष्यों की तरह बता दिया।
तो यहाँ पर वृक्ष इसका ये साल के वृक्षों का भी मानवीकरण किया है। जैसे ही तेज बारिश शुरू होती है, बहुत धुआंधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो जो साल के वृक्ष डर के मारे वो धरती में धंसे हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि वो धंसे नहीं है, लेकिन धुआंधार बारिश होने के कारण दिखाई देना बंद हो गए हैं, इसलिए कवि ने उनको भयपूर्वक धरती में धंसे हुए दिखा दिया। उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब धुआंधार बारिश जब पानी में गिरती है तो वहां पर धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है, तो कवि ने कल्पना कर दी जैसे तालाब में आग लग गई हो। यो जलदयान में विचर विचर, इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इंद्र जो पानी का देव, जो वर्षा का देवता माना जाता है, वह उस बादल रूपी यान में, यानी कि बादल जो पानी से भरे हुए इधर उधर से भाग रहे हैं और तेज बारिश कर रहे हैं, ऐसा जैसे इंद्र उस बादल रूपी यान में, उस साधन में बैठा है और घूम घूम कर देख रहा है कहीं पानी कम तो नहीं गिरा, कहीं पानी कम तो नहीं गिरा। इस प्रकार अपना जादू फैला रहा है कि कहीं पानी कम होगा तो और तेज बारिश करूंगा, ऐसी कवि ने कल्पना की है। तो वो अपना जादू फैला रहा है। यहाँ पर प्रकृति का भयंकर चित्रण किया गया है। और जैसे जब हम इस इन लाइनों को पढ़ते हैं तो वर्षा का जो वो भयंकर चित्रण हमने कभी देखा तो हमारे सामने आ जाता है और हम भी एक बार सिहर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये था, इसमें ये कविता के जो स्टेंजा थे, जो अंतरे थे, उनका यहाँ पर ये हिंदी सरलार्थ किया गया है। अब यदि आपने इनको ढंग से सुन लिया है तो आपको किसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, 2 प्रश्न मैं यहाँ पर वो आपको दे रहा हूँ, एक बार उन पर विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के काव्य की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। वैसे तो मैंने व्याख्या करते समय बता दी है, लेकिन एक सरसरी नजर यहाँ भी दौड़ा लेते हैं। कवि पंत जी की भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली और संस्कृत निष्ठ है। देखिए, खड़ी बोली के फाड़, झांक, झाग, अचानक, उड़ और भी बहुत सारे हैं, उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ थोड़े ही दिए हैं। और संस्कृत निष्ठ शब्द ऋतु, सहस्त्र, दृग, गिरि, प्रकृति, वेश, ये हैं। चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्रकृति के कोमल व भयंकर रूप का जीवंत चित्रण किया गया है। जैसे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें कवि ने भयंकर चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार जैसे पर्वत प्रदेश, रूपक, दृग, सुमन, जलदयान, उपमा, दर्पण सा, मोती की लड़ियों से सुंदर, पुनरुक्ति, प्रकाश जैसे पल पल, झरझर, नस नस, उठ उठ। और मानवीकरण अलंकार तो पग पग पर है ही, वो बता दिया गया है आपको। इसका स्टिक प्रयोग हुआ है। शब्द चयन विषय के अनुकूल है, भावों के अनुकूल है। शांत व रौद्र रसों का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। रौद्र जो भयंकर रूप है, और शांत जहां पर वो इंद्रधनुष निकलता है, जहां पर बिल्कुल शांत हो गई है वर्षा, वहां पर दृश्य व श्रव्य बिंब का द्वारा वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया गया है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है और आवाजें सुनाई देती हैं, तो दृश्य और श्रव्य बिंब होता है। दूसरा प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में मानवीकरण अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है, स्पष्ट कीजिए। शुरू से अंत तक मानवीकरण अलंकार ही है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे झरने हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वो यहाँ पर कोई भी अंग हो प्रकृति का, वहां सब में ये मानवीकरण अलंकार दिखाया है। तो आइए एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। कवि के लिए प्रकृति के प्रत्येक अंग में मानवीय चेतना भरी हुई है। प्रकृति का जो भी यहाँ पर अंग, यानी कोई भी, चाहे वृक्ष हो, चाहे वो बादल हो, कुछ भी दिखाया है तो वहां पर मानवीय चेतना दिखाई है। सबसे पहले प्रकृति के पल पल बदलते रूप को एक मानवीय क्रियाकलाप की तरह दिखाया है। विशाल पर्वत को पुष्प रूपी आंखों से नीचे दर्पण के समान तालाब में निहारते दिखाया है। गिरते हुए झरनों को पर्वतों का गुणगान करने वाले गायकों या भक्तजनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वृक्ष डरे हुए मनुष्य की तरह चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बादल में पक्षी की तरह उड़ने की कल्पना की गई है। अत्यधिक वर्षा को इंद्र का जादू बताया गया है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। इस अलंकार के प्रयोग से कविता कामिनी नव स्फूर्ति से भरकर शरीरधारी युवती की तरह चलती फिरती प्रतीत हो रही है। ये बातें मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर दी हैं, ऊपर सारी बातें मैंने कह दी थी। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब